अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अनीस हुसैन नॉर्थ कैंपस से बेटे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 4 आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटे इस टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे आज के दिन नॉर्मेलिटी, जैसे नॉर्मेलिटी होती है ऐसी एक टर्म होती है फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी जो है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। बेटे जब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की तो इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स, आप मासेस भी कह सकते हैं, ऑफ ए सब्सटेंस dissolved in 1 liter or 1 dm cube of solution. 1 liter और 1 dm cube of solution, 1 लीटर या 1 dm cube of solution में जो है हम इसको डिसॉल्व करते हैं। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? तो बेटे ये हमारे पास जो है इसकी डेफिनेशन है। हम इसको जो है वो n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट चेंजेस विद टेम्परेचर, चेंजेस विद टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है तो लिहाजा इट्स वैल्यू चेंजेस विद टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक MCQ देख लीजिए, पिछले टॉपिक से कनेक्टेड है, रिव्यू के लिए बता रहा हूँ। Which of the following unit of concentration does not change with temperature? ऑप्शन ए मोलैरिटी, ऑप्शन बी नॉर्मेलिटी, ऑप्शन सी मोलैलिटी, ऑप्शन डी चलिए ये ले लेते हैं फॉर्मेलिटी। तो बेटे कौन है जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता? इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, इसका जवाब बताएंगे आप लोग। राइट? ये सर हसन ने आपको दिया है सवाल। ठीक है भाई, तो इसका जवाब देना है मेरे बच्चों ने, यानी आप लोगों ने। अब देखते हैं कौन बच्चा है जो इसका जवाब ढूंढ कर लाता है, कौन बच्चा है जो इसका जवाब हमें बताता है। ठीक है भाई, चलूँ आगे। अच्छा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है या मासेस जो है ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और बेटे ये जो है इट चेंजेस विद द टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर के साथ जो है वो चेंज हो जाती है। अच्छा, अब इसका हमारे पास जो है फॉर्मूला क्या होगा? बेटे फॉर्मूला ये है, normality is equal to number of gram equivalent weights divided by volume of solution, और ये लीटर या dm क्यूब में होना चाहिए बेटे। ये हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। अब आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ से आगे चलूँगा। मिटा दूं?
बेटे नॉर्मेलिटी के सवालों में बच्चों को दो तरह के सवाल दिए जाते हैं। एक तो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने की, जिसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं, और दूसरा बेटे मसला होता है कि नॉर्मेलिटी जो है वो जो है ना उसकी कन्वर्जन के सवालात होते हैं। तो कन्वर्जन वाले आसान होते हैं, चलो अभी आपको सिखाते हैं। बेटा इन सवालों में जो सबसे बड़ा मसला बच्चों के सामने आता है, दे डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स। सो कैलकुलेशन ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज डिफिकल्ट फॉर देम। सो लिसन, हाउ कैन वी डिटरमाइन और हाउ कैन वी कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? एम आर यानी मॉलिक्यूलर मास। एम आर का मतलब मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे बेसिसिटी से। इट इज डिवाइड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। भाई HCl है, तो HCl का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है मुझे। तो देखिए मैं कह रहा हूँ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटे? 36.5, और इसका जो है बेसिसिटी 1 होती है, तो आंसर आ गया 36.5, राइट। दिस इज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। चलिए एक और करते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। H2SO4 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, बेटे मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98, और यहाँ पे जो है इसकी बेसिसिटी 2 है, राइट। यू कैन सी दैट दिस बेसिसिटी इज 2, राइट। 2 4s are 8 and 2 9s are 18, so 49 is the gram equivalent weight. H3PO4 राइट। सो H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लें भाई। H3PO4 का MR कितना होता है? जल्दी से बता दो भाई। हाय हाय मैं सांस ले लूं जब तक। हाँ भाई निकाल लिया। कितना होता है बेटा? एक बच्चा कह रहा है 98 होता है। अच्छा भाई 98 होता है, चलो बच्चा कह रहा है तो मान लो ना, वो बच्चा तो सच्चा हो गया ना। तो H3PO4 हो गया बेटे, तो भाई ये 98 है, इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि इसकी बेसिसिटी कितनी है बेटे? 3। चलो भाई 3 3s are 9, और बेटे 3 2s are 6, और फिर यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 3 6s are 18। तो 98 डिवाइड बाय 3 कर लो बेटे, कितना आ रहा है आंसर? सो 98 डिवाइड बाय 3, राइट, 32.6 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट एसिड के होगा। इसी तरह से अगर कोई हमसे कहता है कि भाई आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालिए ऑफ बेस, सो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज इक्वल टू MR, एंड MR डिवाइडेड बाय, MR को हम डिवाइड कर देंगे एसिडिटी से, क्योंकि बेटे बेस की क्या होती है? एसिडिटी। एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी। अपोजिट है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं दिन का अपोजिट रात, लेफ्ट का अपोजिट राइट, है ना। इसी तरह से हमारे पास एसिड की बेसिसिटी होगी और बेस की एसिडिटी होगी, है ना। अब्बू का अपोजिट अम्मी, अम्मी का अपोजिट अब्बू, अब्बू का अब्बू नहीं होता, अम्मी का अम्मी नहीं होता, है ना। अच्छा अब सुनो भाई, हमारे पास जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे NaOH,
तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कितना है? द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इज MR इसका 40 होता है बेटे, और इसका मास होता है, इसका एसिडिटी होता है 1, क्योंकि एक OH है, एक OH की वजह से एसिडिटी 1 होगा। तो बेटे आंसर इज 40। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बेटे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम निकालेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास निकाल लो, 40 प्लस 16 2 ज़ा 32 और प्लस 2, तो 74 आ गया। 74 डिवाइड बाई 2, 2 क्यों? क्योंकि इसकी बेटे एसिडिटी 2 है, तो कर लो 2 3 ज़ा 6 और वहाँ पे 2 6 ज़ा 12। गॉट इट? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कर लो, एक एग्जाम्पल इसके लिए थे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मास निकालो, 27, 16 3 ज़ा 48 और 3, तो ये होगा 18 का 8, कैरी 1, 4 प्लस 2 प्लस 6 1, 7 हो गया ना, 78 हो गया। देख लो बेटे 78 आ रहा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मास। 78 को 3 से डिवाइड कर दो। भाई यस सर बोलते रहा करो ताकि ना ये बात समझ में पता लगता रहे जाग रहे हो, सो नहीं रहे। तो बेटे हमारे पास जो है 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 और एक वहाँ चला गया, तो बेटे 18 हो गया। तो 3 6 ज़ा 18, 26 इज़ द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आई होंगी बेटे, इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मिटा दूं? अच्छा बेटा, अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट वेट से आगे कहानी शुरू करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट से आगे हमारे पास जो है एक सवाल लेके चलते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, इज डैश इन अ सैंपल ऑफ 980 ग्राम। ठीक है, 980 ग्राम जो है में हमारे पास डैश होंगे। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, सी 15, डी 20, ई नन कर लो भाई, एक और ले लो ऑप्शन। अब इस सवाल को सॉल्व करना है बेटे। ये सवाल तुम्हारे सामने एग्जाम में आ गया कि वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स इन 980 ग्राम। तो बेटे इसकी ट्रिक समझ लो। जो भी मास आपको गिवन हो, राइट, उस मास में आपको क्या मालूम करनी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स। ठीक है, तो आपको ये करने, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, गिवन मास को ग्राम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। You have to divide by gram equivalent weight.
तो बेटे इसका एक सिंपल सा तरीका है, भाई मास कितना गिवन है मुझे, सर मास गिवन है 980, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अभी निकाला है 49, तो बेटे 980 डिवाइडेड बाय 49 है ना बेटा। अब इसको करना ज़रा सा मुश्किल है ना, कैलकुलेशन मुश्किल हो रही है। 980 को 1000 मान लो और 49 को 50 मान लो, 0 से 0 कैंसिल। बदतमीजी है, मैथ्स में बदतमीजी कहलाती है। मैथ्स के टीचर ना ऐसा आपको जो है ना ऐसी नज़रों से देखें जैसे खा जाए, इस तरह से बदतमीजी होती है, लेकिन कर लो चलो कोई बात नहीं। 5 वन 5 और 5 टू 10 एंड 0 20। तो बेटे कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गए 20। तो गिवन मास को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट से कैलकुलेट वो कर लो, डिवाइड कर लो, तुम्हारे पास ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है भाई, बहुत आसान सा तरीका है। गिवन मास है उसे आप क्या करें, डिवाइड कर दें। अब आइए सवाल को, इसी सवाल को मुश्किल कर देते हैं। बिल्कुल वही सवाल है, अब इसको मुश्किल कर रहा हूं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। कॉपी कर लिया, हट जाता हूं सामने से, वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, कर लिया, मिटा रहा हूं। देखो भाई, अब यहां पे फिर देखो बेटे, हमारे पास if 980 gram of H2SO4 is present in 1 dm cube solution, then normality of solution is dash। तो उसकी नॉर्मेलिटी जो होगी वो डैश होगी। ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 20 एंड डी 15 एंड 20, और ये नन कर लेते हैं। नन भी एक ऑप्शन होता है भाई, ये 15 है, 5 सही से बना देता हूँ। अच्छा 1 डीएम क्यूब की बजाय थोड़ा चेंज करते हैं, 2 डीएम क्यूब कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 डीएम क्यूब कर देते हैं। अच्छा अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा, पहले सवाल को देख लो अच्छे से। देख लिया, जो भी मुझे मास गिवन है, इस मास को कन्वर्ट किया जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स में, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स को कन्वर्ट किया जाएगा नॉर्मेलिटी में। मास को अगर मैं डिवाइड कर दूं ग्राम इक्विवेलेंट वेट से, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बनेगा, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को अगर डिवाइड कर दूं वॉल्यूम से, तो नॉर्मेलिटी बन जाएगी, है ना भाई। तो देखो मास कितना है, मास है 980, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अभी निकाला 49। तो बेटे हमारे पास कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गए 20। अब वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम कितना गिवन है 2, तो आंसर क्या आ गया 10 नॉर्मल। किधर गया भाई 10 नॉर्मल, ये रहा, लिखो उसको तमीज से, ठीक हो गया। बोलो भाई बात समझ में आ गई है मेरे बच्चों को? क्लियर है भाई? कॉपी कर लो, मैं रब करने जा रहा हूं।
मिटा दें? चलिए चलिए बेटा अब सुनो अगली कहानी। हमारे पास एक सवाल आता है और वो सवाल क्या है? अच्छा बेटे, अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आपको बेटे, वो टॉपिक है हमारे पास नॉर्मेलिटी वर्सेस मोलैरिटी। ठीक है बेटे, एक हमारे पास टॉपिक है। अच्छा, नॉर्मेलिटी को कन्वर्ट करना है मोलैरिटी में, मोलैरिटी को कन्वर्ट करना है नॉर्मेलिटी में। अच्छा, एक एमसीक्यू देख लो। What is the normality of what is the normality of 1 molar solution of H2SO4? ऑप्शन ए 1 नॉर्मल, ऑप्शन बी 2 नॉर्मल, ऑप्शन सी 3 नॉर्मल, ऑप्शन डी 4 नॉर्मल। तो बेटा इसका बहुत ही आसान सा फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूं, तो अगर आप लोग उस फॉर्मूले को देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। वो फॉर्मूला क्या है? देखो भाई, नॉर्मेलिटी is equal to molarity multiply by acidity और बेसिसिटी। तो अब देखो यहां पे मोलैरिटी कितनी गिवन है? 1। और बेटे H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी? 2। 1 2 are 2, so the correct answer is 2 नॉर्मल। बेटे इसको कॉपी कर लीजिए। तो यहां तक इंटर कन्वर्जन की हम सारी बातें जो है वो आपसे कर चुके हैं कि भाई इंटर कन्वर्जन में हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब इस तरह के बहुत सारे सवालात जो हैं वो एग्ज़ाम में आएंगे, एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपने जो है आपने उनको याद रखना है। ठीक है बेटे, अब हम अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और अगले टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर तवज्जो फरमाइए। ठीक है, उसकी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ों को समझते जाएंगे, हमारे लिए जो है वो चीज़ें आसान से आसान तर होती जाएंगी। अच्छा भाई, अब जल्दी से हेडिंग डालिए। अच्छा पहले कॉपी कर लीजिए, मैं इसको बोर्ड को रब कर देता हूँ। बेटा सॉल्बिटी को समझने से पहले ये बात समझ लो कि हमारे पास जो है ये एक सॉलिड है और you can see this solid ये एक सॉलिड है हमारे पास। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब मैंने इस सॉलिड को ऐड कर दिया एक बीकर के अंदर तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले सरफेस वाले ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके।
इसके अंदर। तो पहले इतना बड़ा था, तो अब यहां से सिर्फ इतनी लेयर रह जाएगी, ओनली दिस लेफ्ट, राइट। कुछ देर बाद इतनी रह जाएगी, यानी ग्रेजुअली लेयर कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक वक्त आएगा कि सारे के सारे पार्टिकल अलग हो जाएंगे। अलग होने के बावजूद दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ये मोशन में होंगे, एंड ड्यू टू दिस मोशन दे मे कोलाइड विद एन अनदर, एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन दे मे कंबाइन एंड द रिटर्न बैक, वो कंबाइन होके वापस आ सकते हैं। क्या मतलब सर? देखो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, हमने क्या किया, हमने इनको डिसॉल्व किया। कहां डिसॉल्व किया? H2O में, H2O में डिसॉल्व कर दिया। जब हमने सॉलिड को H2O में डिसॉल्व किया तो वो एक्वस फॉर्म में आ गया। तो बेटे क्या हुआ? एक्वस फॉर्म में आने से, एक्वस फॉर्म में आने से क्या होगा? अरे भाई रेड पेन कहां चला गया? एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एक्वस फॉर्म में आने से क्या होगा? जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, राइट। एनर्जी इंक्रीज होगी तो बेटे ये एक्वस में पार्टिकल्स जो हैं, जो रैंडम मोशन कर रहे होंगे, राइट, ये रैंडम मोशन कर रहे होंगे, तो रैंडम मोशन की वजह से दे में कोलाइड एंड रिटर्न्स बैक, ये कोलाइड कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब फर्स्ट कर लो, जो सॉलिड है मेरा, ये एक्सेस है, एक्सेस सॉलिड है, तो एक्सेस सॉलिड होने की वजह से सॉलिड और एक्वस फॉर्म में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा सॉलिड और एक्वस फॉर्म के अंदर। अब सुन लो जरा गौर से, the concentration of solute in a saturated solution at equilibrium at given temperature is known as solubility। तो इसे नाम दिया जाएगा सॉल्युबिलिटी का। बेटे सॉल्युबिलिटी के बहुत सारे यूनिट होते हैं। हम अमूमन सॉल्युबिलिटी को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में हम इसको जो है वो यूज करते हैं। बेटे कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। यू हैव टू मेमोराइज सम फैक्टर्स, जैसे
हमारे पास पहला फैक्टर है सॉल्विटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा सॉल्विटी ज़्यादा, टेम्परेचर कम सॉल्विटी कम। सेकेंड, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी बेटे जो पोलर हैं डिसॉल्व इनटू पोलर, और जो नॉन पोलर हैं डिसॉल्व इनटू नॉन पोलर, राइट। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, सॉल्विटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर डिसॉल्व इनटू पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व इनटू नॉन पोलर। तो ये फैक्टर्स है, इस तरह के और भी हैं। जैसे ये फैक्टर सिर्फ गैसेस के लिए है कि solubility of gases is directly proportional to pressure, अच्छा मुझे यहां देखो, solubility versus molarity। solubility versus molarity। देखो सॉल्बिलिटी क्या होती है बेटे, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में हम लेते हैं, और मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो अगर मैं सॉल्बिलिटी को डिवाइड कर दूं mr यानी मोलर मास से, तो ये मोलैरिटी बन जाएगा, और मोलैरिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दूं mr यानी मोलर मास से, तो ये सॉल्बिलिटी बन जाएगा। तो बेटे ये कन्वर्जन अभी आपको आगे जाके काम आएंगी, आपको इनको याद रखना होगा। ठीक हो गया। अब आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। अब बेटे इसमें बहुत ही अहम बात जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, एमकेट के स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, और वो बात है सॉल्बिलिटी कर्व्स की। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्बिलिटी कर्व्स। सॉल्बिलिटी कर्व्स जो हैं बेटे वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, और वो दो तरह के कैसे होते हैं आइए मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ऐसे कर लो यार। अच्छा भाई बेटे, एक होते हैं कंटिन्यूस और एक होते हैं डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो सॉल्बिलिटी कर्व दो तरह के आपको मिलेंगे, एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस। तो एमकेट के लिए बहुत ही अच्छा एमसीक्यू बेटे यहाँ पे आने वाला है, तो इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई, तो बेटे अमूमन जितने भी हमारे पास एनहाइड्रस होते हैं,
एनहाइड्रस सॉल्ट्स होते हैं वो कंटिन्यूस कर्व देते हैं। एनहाइड्रस सॉल्ट्स मतलब विदाउट वाटर, जैसे NaCl, Na2CO3 या K2CO3, CaCO3, EDC। चाहिए तो डिजॉल्व भी नहीं होगा ना, ये ले लेते हैं NaNO3। अच्छा, डिसकंटिन्यूस कर्व जो होते हैं बेटे वो हाइड्रेट्स की वजह से बनते हैं। जो हाइड्रेट्स होते हैं यानी कि सॉल्ट्स विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ जो सॉल्ट्स होते हैं उन्हें हम हाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, अब देखो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कैसे होते हैं, यानी इनको आप नोट कर ले, फिर कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस की एक एग्जाम्पल नोट कर लेंगे बेटे। चले देखिए, यहां पर टेम्परेचर ले लेते हैं और यहां पे सॉल्युबिलिटी। ठीक है भाई, टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी। तो बेटे आपको इस तरह के कर्व्स मिलेंगे, कोई इस तरह जा रहा होगा, कोई ऐसे जा रहा होगा, कोई ऐसे जा रहा होगा, कोई स्ट्रेट जा रहा होगा, कोई डाउन ड्रॉप भी आ रहा होगा। टेम्परेचर बढ़ने से, जैसे सीरियम का सॉल्ट है तो उसकी जो है सॉल्बिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है हमारे पास। सीरियम सल्फेट है, इट्स सॉल्बिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिख ले अपने पास, सीरियम सल्फेट की सॉल्बिलिटी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। डिसकंटिन्यूस कैसे मिलते हैं, यहां पे वही मैंने टेम्परेचर लेना है बेटे, और यहां पे मैंने ऐसे लिख लेते हैं सॉल्युबिलिटी लेनी है। तो जैसे Na2CO3 है .10H2O, इट्स एन हाइड्रेट, तो आपको इस तरह से मिल रहे होते हैं। ये डिसकंटिन्यूस कर्व्स हैं। और ये जो डिसकंटिन्यूएशन आती है बेटे, ये जो ब्रेक आता है, ये किसकी वजह से आता है कि भाई जैसे Na2CO3 है तो बेटे 10 के बजाय 5 मॉलिक्यूल्स रह गए, यहाँ 5H2O रह गया, यहाँ 10H2 था। तो इन हाइड्रेट्स यानी कि पानी के मॉलिक्यूल जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, उनकी वजह से हमें डिसकंटिन्यूस कर्व मिलते हैं, राइट। सो डिसकंटिन्यूस कर्व कौन देता है, हाइड्रेट्स। और क्यों देते हैं, बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी बेटे, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा बेटे, पार्ट 4 को यहीं पर एंड करते हैं, और वो माइक लगाया नहीं हमने। तो बेटे पार्ट 4 को हम यहीं पर एंड करेंगे, और पार्ट 4 जो है, राइट, हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बकिया टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज के दोनों जो हमने आज जो पार्ट हमने किया और इससे पहले वाला जो पार्ट हमने किया था बेटे, उसमें
थोड़ा सा जो है वो कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है, अगर थोड़ा सा नहीं पूरे का पूरा कैलकुलेशन वर्क ही है, उसके ऊपर आप लोग मेहनत करें, उसको आप लोग सीखें। इस पार्ट को, इस पार्ट 4 को और पार्ट 3 को कई दफ़ा देखिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, अगले पार्ट्स बेटे लॉजिकल पार्ट्स होंगे चैप्टर नंबर 7 के, तो चैप्टर नंबर 7 में इंशाल्लाह हम वहाँ से आगे चलेंगे। ठीक है बेटे, तो आज के लिए गुफ्तगू यहीं तक। अल्लाह हाफिज़, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में। मेहनत करते रहिए और अच्छे बच्चे बनकर रहिए। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।